अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी नी मौसिल आलात शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हम पहले इसकी देखेंगे और इन बिटवीन जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन बैंक वाले सवालात होंगे वहाँ वहाँ मैं आपको उन सवालात की निशानदही कर दूँगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन बैंक के सवालात भी सॉल्व हो जाएंगे और ये चैप्टर की कंप्लीट डिटेल्स भी आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ये एक नया चैप्टर। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन। ओके। उर्दू में इसे कहते हैं रास्तगरी। अब इसका क्या मतलब होता है तो उसको आप एक बार पहले समझ लीजिए। ओके। आप देखो, जब हम इलेक्ट्रिक करंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक करंट जो है उसकी नोइयत कुछ इस तरह की होती है, इस अंदाज में। अब आप गौर से देखो, इसके अंदर एक हिस्सा पॉजिटिव है, एक हिस्सा निगेटिव, एक हिस्सा पॉजिटिव है, फिर एक हिस्सा निगेटिव। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हो कि ये जो करंट है ये बार बार बदलने वाला करंट है। ये बार बार अपनी कुतबियत, अपनी पोलैरिटी को बदल रहा है। ऐसा जो करंट होता है इसे हम कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। और बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा करंट और भी होता है, और वो जो दूसरा जो करंट होता है तो उसको हम कुछ इस तरह से उसका वेवफॉर्म बताएंगे कि मान लो यहाँ पर ये 0 पॉइंट है। अब 0 पॉइंट के ऊपर अगर आप बता रहे हो तो यहाँ वो लाइन ऐसी सीधी जाएगी, तो ये पॉजिटिव करंट हो गया जो शुरू से लेकर आखिर तक पॉजिटिव है। और अगर आपको नेगेटिव बताना है तो आप उसको नीचे बताओगे ऐसे। ये वाला जो करंट है इसे कहेंगे डीसी, डायरेक्ट करंट। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में दो तरह के करंट मौजूद हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। अब बहुत सारे आलात ऐसे होते हैं जो एसी करंट से चलते हैं, बहुत सारे आलात ऐसे होते हैं जो डीसी करंट से चलते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करें। तो ये जो कन्वर्शन वाला जब मामला आता है तो उसके लिए हमको कुछ ख़ास आलात की ज़रूरत पड़ती है। जिन आलात की ज़रूरत पड़ती है उन तमाम आलात की डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप देखिए, सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर है वो इसी के बारे में है कि रास्तगरी यानी रेक्टिफिकेशन से क्या मुराद है। रास्तगर की अहम किस्में बयान कीजिए। ओके, अब आप देखो, रास्तगरी या रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा अमल जिसमें हम एसी को डीसी में तब्दील करते हैं। ओके, एसी को डीसी में तब्दील करने का जो अमल है उसे रास्तगरी कहते हैं। आप याद रखना, ये सवाल बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आज से 3-4 साल पहले नीट के पेपर में पूछा गया था। नीट के पेपर में ये सवाल आ चुका है कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो आप उसकी डेफिनेशन याद रखो। रेक्टिफिकेशन या रास्तगरी का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट को यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में तब्दील करते हैं, उसे रास्तगरी कहते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखना कि जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी या जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ये काम करने के लिए, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। उर्दू में कहेंगे रास्तगर। ओके, तो रास्तगर का मतलब होता है ऐसा आला जो एसी को डीसी में तब्दील करता है। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि रास्तगर जो है वो दो किस्म के होते हैं। ये जो दो किस्म के जो रास्तगर होते हैं उनमें से एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नीम मौजी रास्तगर। आप नीम मौजी रास्तगर को निस्फ मौजी रास्तगर भी कह सकते हो। ओके, और दूसरा जो रास्तगर है उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को उर्दू में कहते हैं कामिल मौजी रास्तगर। ओके, तो अब यहाँ पर इसको मुकम्मल मौजी भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये थे रास्तगर की दो किस्में, इनको डिटेल्स में हमको अभी देखना ही है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये है कि नीम मौजी रास्तगर से क्या मुराद है, उसका नामज़द खाका बनाइए और उसकी कारकर्दगी की वजाहत कीजिए। आप देखिए, ये जो सवाल है ये दिए गए बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है ये सवाल उसमें मौजूद है, और क्वेश्चन बैंक में ये सवाल 3 नंबर के लिए
पूछा गया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देखिए, इसके अंदर आपसे नीम मौजी रासगर की बात हो रही है कि नीम मौजी रासगर क्या है। आप याद रखना, नीम मौजी रासगर एक ऐसा आला होता है जो एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को डीसी आउटपुट में तब्दील कर सकता है। ऐसा आला या ऐसा रासगर जो एसी इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को, सिर्फ मुस्बित हिस्सों को डीसी आउटपुट में तब्दील कर सकता है, उसे नीम मौजी रासगर कहते हैं। इसका क्या मतलब है तो उसको आप एक बार समझ लीजिए। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो यहाँ पर ये आपके पास एक रेक्टिफायर है। ओके, और इस रेक्टिफायर को आपने यहाँ से इस जगह से आपने उसको इनपुट दिए। ओके, और यहाँ इस जगह पर आपको उसके अंदर आउटपुट जो है वो मिला। अब इसमें इनपुट कैसा होगा और आउटपुट कैसा होगा उसको आप बहुत गौर से एक बार देखकर समझ लो। आप देखो, अगर आप यहाँ पर इनपुट का वेवफॉर्म बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, इस अंदाज में, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से हाफ साइकिल चलेंगे इसके। लेकिन जब हम आउटपुट बनाएंगे तो आउटपुट के अंदर मामला ऐसा आएगा कि पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, लेकिन निगेटिव के टाइम पर वो कुछ नहीं देगा। फिर पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, फिर निगेटिव को गायब कर देगा। तो अब आप गौर से देखो, ये एक ऐसा आला हमारे पास तैयार हो गया है जो एसी इनपुट के पॉजिटिव पार्ट के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कुछ भी नहीं दे रहा है। निगेटिव हाफ साइकिल को ये गायब कर देता है। ओके, इस तरह का जो आला है उसे हम कहते हैं नीम मौजी रासगर। जो डिज़ाइन आप देख रहे हो यहाँ कलर्स के अंदर स्क्रीन के ऊपर, तो एक्चुअली ये नीम मौजी रासगर की कंप्लीट मतलब स्कीमेटिक डायग्राम यही है। ओके, अगर उसको सिर्फ एक स्कीमेटिक एक तरतीब में अगर दिखाना हो तो वो इसको इसी तरह से दिखाया जा सकता है, लेकिन हमको जनरली ओरिजिनल जो सर्किट डायग्राम है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम उसके तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे सिलेबस के अंदर जो रेक्टिफायर हमको पढ़ना है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमारे कोर्स में है, वो हमको डायोड को इस्तेमाल करके करना है। अब सवाल ये पैदा होगा कि ये डायोड क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसे डायोड कहते हैं। उर्दू में इसे कहेंगे दो कीरा। ओके, डायोड या दो कीरे का मतलब होता है ये एक ऐसा आला होता है छोटा सा, जिसके एक तरफ पॉजिटिव पार्ट यानी पॉजिटिव हिस्सा और एक जो है वो निगेटिव हिस्सा होता है। एक तरफ पी हिस्सा होता है, एक तरफ एन हिस्सा होता है, इसीलिए इसको पीएन जंक्शन कहा जाता। अगर हम इस डायोड की एक हल्की सी डिटेल्स अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको पहले इस पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके बारे में हल्की सी डिटेल्स जो है समझा देता हूँ। आप देखो, पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर इधर पी हिस्सा है और इधर ये एन हिस्सा, और दोनों के बीच में यहाँ पर ये जंक्शन है। पी हिस्से में एक टर्मिनल है, एन हिस्से में एक टर्मिनल है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ओके, इसके अंदर हमेशा दो टर्मिनल रहेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि जब आप इसके ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पर जब आप एक बैटरी लगाते हो तो अगर बैटरी का प्लस आपने पी के साथ जोड़ दिए, आप गौर से देखो, अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव पी के साथ जोड़ दिए और बैटरी का निगेटिव एन के साथ जोड़ दिए, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग इस तरह के कनेक्शन में, यानी जब बैटरी को इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो इस पीएन जंक्शन डायोड में से करंट गुजरना शुरू हो जाता, यानी इसके अक्रॉस में यहाँ पर आपको करंट मिलता है। ओके, लेकिन अगर आपने इसके उलट काम किया, इसके उलट काम का मतलब ये है कि आपने ऐसा कनेक्शन जोड़ दिए, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, पी हिस्से को निगेटिव और एन हिस्से को पॉजिटिव, तो अब इसमें से करंट बिल्कुल नहीं गुजरेगा। ये वाली जो हालत है इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पीएन जंक्शन डायोड में ख़ास बात ये होती है कि जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हालत में होता है तो करंट गुजारता है, और जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो उस वक्त वो करंट बिल्कुल नहीं गुजारता, वो करंट को रोक देता है। ओके, तो ये जो ख़ासियत है, इस ख़ासियत की वजह से हम उसको एज ए रेक्टिफायर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो मेन सर्किट जिसको हमको पढ़ना है
वो आपके सामने स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है। आप देखो इस सर्किट में सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये हमारा AC सोर्स है। ओके, AC सोर्स का मतलब है जो हमको AC करंट देगा या AC वोल्टेज देगा। ओके, अब ये जो AC वोल्टेज जो हमने यहाँ दिए तो इसको हम एक ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करके हम उसकी वैल्यू को पहले कम करते हैं थोड़ी सी। जैसे आप यहाँ पे याद रखिए कि इधर हम आमतौर पे 230 वोल्ट लगाते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर हमको सिर्फ 10 वोल्ट के आसपास देता है। 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, इतना कम उसको कर देगा। तो ये काम करता है ट्रांसफार्मर। हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई AC को लो AC में और लो AC को हाई AC के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। यानी वो AC को AC में ही बदलेगा, लेकिन हाई को लो कर देगा या लो को हाई कर देगा। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हमने इस्तेमाल किया वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हाई AC को लो AC में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर हमने ट्रांसफार्मर लिया। ट्रांसफार्मर लेने के बाद इस ट्रांसफार्मर का ये जो A पॉइंट है इसको हमने PN जंक्शन डायोड के पॉजिटिव के साथ जोड़ा है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को किस तरह से बताएंगे उसको समझ लो आप लोग। आप देखो PN जंक्शन डायोड को ये वाली अलामत से ज़ाहिर करते हैं ऐसी, और इस अलामत के अंदर ये जो बेस है मुसल्लस का, ये जो बेस होता है पीछे का, इसको P कहा जाता, और ये जो बार होता है इसे N कहा जाता। ओके, यानी अलामत जो होती है डायोड की, जो अलामत है वो ये वाली अलामत है, और इस अलामत के अंदर बैक साइड जो रहती है यानी मुसल्लस का जो बेस होता है तो वो उसको P माना जाता है, और जहाँ पर मुसल्लस की नोक होती है और उसके ऊपर जो बार होता है तो वो N माना जाता। ओके, तो इस तरीके से आप देखो कि इसमें इस पर्टिकुलर जगह पर यानी ये सर्किट के अंदर यहाँ पर ये PN जंक्शन डायोड यूज़ किया हुआ है, तो इसका ये इधर वाला हिस्सा P है और इधर वाला हिस्सा N है। अब आप गौर से देखो कि N हिस्से के साथ में हमने यहाँ पर एक मज़ाहमत जोड़ दी है RL। ये जो मज़ाहमत है इसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। लोड रेजिस्टेंस का मतलब है बहुत ताकतवर मज़ाहमत, यानी जिसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो। ओके, अब यहाँ पर हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें देखो कि ये जो डायग्राम है ये जनरली 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि डायग्राम नीम मौजी रासगर की डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करो और इतनी चीज़ें आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। ओके, ये हो गया नीम मौजी रासगर की बनावट, मतलब उसकी सर्किट डायग्राम और उसकी डिटेल्ड उसकी तफसील। अब हमको इसका तरीक़ाकार देखना है। अब इसका जो तरीक़ाकार है उसको आप एक बार बहुत अच्छे से पहले समझ लो। देखो उसके लिए भी मैं ये सर्किट का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप देखो इस सर्किट के अंदर सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि यहाँ इस जगह पर यहाँ पर AC वोल्टेज हमने दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब ऐसा मानकर चलो कि यहाँ पर हमने जो वोल्टेज दिया है AC वोल्टेज, उसका पहला हिस्सा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि ये जो A है इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और B को नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव आप देखो कि ये डायोड के P को मिला, और ये जो निगेटिव है ये डायोड के N को मिला। अब P को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाए अगर, और N को निगेटिव के साथ जोड़ा जाए, तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर हालत के अंदर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हालत में है, और जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हालत में रहेगा तब इसमें से करंट गुजरेगा। उस बराबर वो डायोड जो है उसमें से करंट पास होगा, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं उसे। तो फॉरवर्ड करंट जो है वो उसमें से गुजरेगा। ये करंट जब इस RL में से गुजरेगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज तैयार होगा जिसकी वैल्यू होगी I/RL। ये जो वोल्टेज है ये हमारा आउटपुट है। ओके, आउटपुट की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी कीमत आएगी I/RL। तो इस तरह से हमको RL के अक्रॉस में आउटपुट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आउटपुट हमको मिलेगा कैसे, मतलब उसकी नोइयत क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि उसकी जो नोइयत है वो कुछ इस तरह से होगी। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, मतलब इधर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब आप देखो इसमें कि जब हम सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं तो सेकंड हाफ साइकिल निगेटिव है,
निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल ए है, तो ये टर्मिनल बन जाएगा निगेटिव और बी टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पोलैरिटी बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब आप गौर से देखो कि निगेटिव जो है वो पी के साथ जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव जो है वो एन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड है, तो डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस हालत में आ गया, और जब वो रिवर्स बायस हालत में आता है तब ये करंट उसमें से नहीं गुजरता। ओके, मतलब वो करंट को नहीं गुजरने देगा अपने अंदर से। जब करंट ही नहीं गुजरेगा तो यहाँ पर आपको ये आउटपुट जो है ये नहीं मिलेगा। मतलब आपको इतनी जगह पर पॉजिटिव हाफ साइकिल से लेकर, यानी जहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड हुआ वहाँ से लेकर कुछ दूरी तक, जहाँ तक एसी इनपुट का नेगेटिव पार्ट था, उतनी दूर तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर ये तीसरा दोबारा से जो है तीसरा पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होगा, तो यहाँ पर आपको फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो अब आप गौर से देखो कि इस सर्किट ने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिला, लेकिन निगेटिव इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला। फिर पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिला, फिर निगेटिव इनपुट के लिए कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आधे साइकिल जो है वो कन्वर्ट हुए और आधे साइकिल जो है वो कन्वर्ट नहीं हुए। ओके, आधा पार्ट जो है साइकिल का, यानी एसी इनपुट का जो साइकिल है कंप्लीट, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर एक साइकिल होता है, तो इस कंप्लीट एक साइकिल में से आधा पार्ट जो है वो रेक्टिफाई हुआ और आधा पार्ट जो है वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। इसीलिए इस सर्किट को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब ऐसा रेक्टिफायर जो आधी वेव को रेक्टिफाई कर सकता है, पूरी वेव को नहीं, आधी वेव को जो रेक्टिफाई करेगा। ओके, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप याद रखो कि जब हम रेक्टिफायर की डिटेल्स जब भी लिखते हैं तो हमको उसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखना होता है। पहला पॉइंट जो है वो एसी इनपुट के पहले पार्ट के लिए, जिसको हम पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो एसी इनपुट के दूसरे पार्ट के लिए, जो कि निगेटिव लेते हैं। और तीसरे इसमें इन दोनों पॉइंट्स का खुलासा जो है वो हम बयान करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हम बयान करेंगे वो ये है, हम ये मानकर चलेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि एसी इनपुट का पहला हिस्सा पॉजिटिव है। जब पहला हिस्सा पॉजिटिव रहेगा तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस सूरत में उसमें से करंट गुजरेगा। करंट अगर गुजरा तो वो जो लोड रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है, उसके अतराफ हमको डीसी आउटपुट मिलेगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर हम ये बताएंगे कि मान लो कि एसी इनपुट का जो दूसरा हिस्सा है वो निगेटिव है। इस हिस्से के दौरान जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, मुखालिफ रुझान में चला जाएगा। ओके, रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस में उसमें से करंट गुजरता नहीं है। इसका मतलब उसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा, और जब कोई करंट नहीं गुजरेगा इसका मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर हम बात करेंगे ये दोनों पॉइंट्स को मिक्स करके। ये दोनों पॉइंट्स को अगर मिक्स किया जाए तो हमको ये बात समझ में आती है कि ये एक ऐसा सर्किट है जो एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल को डीसी आउटपुट में तब्दील करता है, लेकिन एसी इनपुट के निगेटिव पार्ट को रोक देता है, उसको रेक्टिफाई नहीं करता। ओके, इसको हम एक वेव डायग्राम में बता सकते हैं और उस वेव डायग्राम से इसका पूरा नेचर जो है वो समझ में आ जाता है। आप देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेव डायग्राम के अंदर क्लियर दिख रहा है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट। इनपुट का पहला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट निगेटिव, फिर तीसरा पार्ट पॉजिटिव, चौथा पार्ट निगेटिव। लेकिन जब हम आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे, आप देखो पॉजिटिव के लिए हमको पॉजिटिव मिला और निगेटिव के लिए हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर पॉजिटिव के लिए हमको पॉजिटिव मिला, फिर निगेटिव के लिए हमको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सर्किट यहाँ पे हमने तैयार करे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है और निगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है, उसको छोड़ देता है। ओके, इसीलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ये था एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि क्वेश्चन बैंक में 3 नंबर के लिए पूछा गया है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो भले ही क्वेश्चन बैंक में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। और वो सवाल कुछ इस तरह से है कि कामिल मौजी रासगर से क्या मुराद है।
उसका नामज़द खाका बनाइए और उसकी कारकर्दगी की वजाहत कीजिए। यानी जैसे हमने अभी नीम मौजी रासगर को देखा, ऐसे ही कामिल मौजी फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर नाम से समझ में आता, ये एक ऐसा रेक्टिफायर होगा जो एसी इनपुट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पार्ट्स को रेक्टिफाई करे। ओके, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हिस्सों को डीसी आउटपुट में तब्दील करे उसे हम कहेंगे कामिल मौजी रास्तगर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यही उसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं हम उसकी कि ऐसा रास्तगर जो एसी इनपुट के मुस्बित और मनफी दोनों हिस्सों को डीसी आउटपुट में बदल सकता है, उसमें तब्दील कर सकता है, उसे कामिल मौजी रास्तगर कहते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखो कि इसको भी हमको पीएन जंक्शन डायोड को इस्तेमाल करके बनाना है। तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर इस्तेमाल करके अगर हमको फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि हमको 2 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सबसे पहले इसकी जो डायग्राम है उसको उस पर नज़र डालते हैं। अब आप गौर से देखो ये डायग्राम को। इस सर्किट डायग्राम के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर आपके पास आपको बताया गया है। इसमें सबसे पहली जो आप लेफ़्ट साइड में जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये एसी इनपुट है और इस एसी इनपुट में इसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का नाम भी दिया गया है। ट्रांसफार्मर का नाम है ट्रान 2P3A। तो आप इसको जस्ट एक एज ए जनरल नॉलेज आप इसको याद रखो कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ओके, और ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसके अंदर प्राइमरी के अंदर 2 टर्मिनल होंगे लेकिन सेकेंडरी के अंदर 3 टर्मिनल होंगे। ओके, अब ये 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल का क्या मतलब है उसको समझ लो। आप देखो यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल का पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, बीच में जो चीज़ आप देख रहे हो तो ये इसका कोर है जिसको आमतौर पे टी से डिनोट किया जाता। सेकेंडरी कॉइल ये वाला है, इसके अंदर पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है और तीसरा टर्मिनल ये बीच में है। ओके, मतलब सेकेंडरी के अंदर 3 टर्मिनल है, प्राइमरी में 2 टर्मिनल, सेकेंडरी में 3 टर्मिनल। जो 3 टर्मिनल है उसमें से ए और बी जो है वो सेकेंडरी के 2 सिरों पर वो टर्मिनल निकले हुए हैं और सी जो टर्मिनल है तो वो सेंटर से निकला हुआ है। सेंटर वाला जो टर्मिनल है उसे सेंट्रल टैप कहा जाता। ओके, वो सेंट्रल टैप कहलाता है। ओके, अब ये हो गया ट्रांसफार्मर की डिटेल्स। इस ट्रांसफार्मर के इसमें सबसे पहले हम ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है मतलब सेकेंडरी टर्मिनल के जो सिरे हैं दोनों, उन दोनों सिरों में 2 डायोड यूज़ करेंगे, एक D1 और एक D2। और ख़ास बात यह है कि हमने दोनों का P हिस्सा जो है उनको ही हमने सेकेंडरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा है। दोनों के जो N हिस्से हैं आप गौर से देखो, दोनों के N हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट P पे जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम एक नया काम ये करेंगे कि पॉइंट P से एक कॉमन टर्मिनल निकालेंगे और ये जो सेंट्रल टर्मिनल है इसको निकालेंगे और दोनों के दरमियान लोड रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ देंगे। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमको यहाँ पर आउटपुट जो है वो मिलेगा। ओके, इस तरह से हम फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो बना सकते हैं। ओके, आप एक बार इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखिए और इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप उसको बराबर अपने जहन में फिट कीजिए और इस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए उसको बनाने की। ओके, अब ये जो कुछ भी अभी हमने सर्किट डायग्राम के तहत जो देखा, इसकी डिटेल्स जो है वो अब हम इसी अंदाज में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी बनावट जो है वो लिखेंगे। तो बनावट के अंदर हमको ये तमाम बातें जो सर्किट डायग्राम में नज़र आ रही है वो सब हम यहाँ पर इसमें लिख देंगे। इसमें हमको मेन बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर अगर बनाना है तो उसके लिए हमको सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी और 2 डायोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों डायोड जो है उनको एक दूसरे से मुतवाज़ी हालत में लगाना पड़ेगा, दोनों को मुतवाज़ी हालत में। ओके, सीरीज़ में उनको नहीं लगा सकते हैं बल्कि उनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ओके, और आउटपुट जो हमको मिलेगा तो दोनों डायोड के जो निगेटिव टर्मिनल हैं N हिस्से जो है जहाँ पर जुड़ेंगे वो और सेंट्रल टैप, इनके दरमियान में हम लोड रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और वो जो लोड रेजिस्टेंस RL जो है उसके अक्रॉस में हमको आउटपुट मिलेगा। ओके, ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि तरीक़ाकार जो है वो 3 बातों पर मुश्तमिल होगा। पहला जो पॉइंट हम लोग लेंगे वो लेंगे AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल का। दूसरा पॉइंट रहेगा AC इनपुट के
दूसरे निगेटिव हाफ साइकिल का, और तीसरे इसमें हम इन दोनों बातों को मिक्स करेंगे या इन दोनों बातों को आपस में इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो हम बयान करेंगे। ओके, आप देखिए इसमें पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखो, मान लो कि पहला जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर पॉइंट ए पॉजिटिव होगा और बी निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव पी जो है वो जाएगा पी हिस्से को D1 के, और बी का जो निगेटिव है वो D2 डायोड के पी हिस्से को जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो कि D1 के लिए पी को पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड बन गया। ओके, ये फॉरवर्ड बायस्ड हालत में आ गया। और D2 को देखेंगे तो इसके पी को निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड हो गया। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड अगर है तो वो करंट गुजारता है, और रिवर्स बायस्ड अगर है तो वो करंट नहीं गुजारता। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर हालत में डायोड D1 जो है वो करंट गुजारेगा और ये करंट को रोक देगा, ये करंट को नहीं गुजारने देगा। अब D1 की वजह से जो करंट है वो डेफिनेटली RL में से गुजरना है, यानी RL के अक्रॉस में आपको एक आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलना है RL के अक्रॉस में। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, ये था पहला पॉइंट, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? निगेटिव हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पॉइंट ए जो है वो निगेटिव बनेगा और पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव बनेगा। अब पॉइंट ए का निगेटिव जाएगा D1 के पी को, तो इस तरह से ये बन जाएगा रिवर्स बायस्ड, और बी पॉइंट का पॉजिटिव D2 के पी को जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। इस हालत में D1 जो है वो करंट को नहीं गुजारेगा, लेकिन D2 जो है वो करंट को गुजारेगा। अगर करंट D2 में से गुजरा तो भी D2 जो है वापस इसमें से करंट जो है उसको गुजारना है, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि RL के अक्रॉस में आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब इस मर्तबा भी आउटपुट जो है वो आपको मिला। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त सर्किट है जिसमें आप देखो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर D1 की वजह से करंट मिलता था, उस वक्त D2 बंद था, यानी D2 जो है वो ब्लॉक्ड था। जब निगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ तो D1 जो है वो ब्लॉक हो गया और D2 में से करंट पास होना शुरू हो गया, यानी D2 की वजह से करंट मिलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के वास्ते आपको RL के अक्रॉस में आउटपुट मिला, और AC इनपुट के निगेटिव हिस्से के लिए भी आपको RL के अक्रॉस में आउटपुट मिला। तो आउटपुट आपको दोनों मर्तबा मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। जब आपको दोनों हालतों के लिए आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा आला आपने तैयार करे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों को रेक्टिफाई कर सकता है। और जब ये दोनों को रेक्टिफाई करेगा, इसका मतलब ये फुल वेव रेक्टिफायर है। ओके, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर D1 जो है वो कंडक्ट होगा, यानी डायोड D1 जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजारेगा, और निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर डायोड D2 जो है वो करंट को गुजारेगा। यानी दोनों जो डायोड है वो एक साथ करंट नहीं गुजारेंगे, बल्कि वो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। वो अलग अलग बारियों में, मतलब पहले D1 की बारी आएगी तो वो करंट गुजारेगा, फिर D2 की बारी आएगी तो फिर वो करंट गुजारेगा। ओके, ये थी कहानी फुल वेव रेक्टिफायर की। आइए इसका जो लिखने का जो तरीका है तो वो हम देखते हैं। तो तरीक़ाकार का पहला पॉइंट AC इनपुट के पॉजिटिव पार्ट के लिए है, जिसके अंदर D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, उसकी वजह से करंट गुजरा और उसकी वजह से DC आउटपुट हासिल हुआ। सेकंड पॉइंट के अंदर आप बताएंगे कि AC इनपुट का निगेटिव हाफ साइकिल है, इस दौरान जो D1 है वो रिवर्स बायस्ड हो गया, जबकि D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, और फिर D2 की वजह से करंट पास हुआ और उसकी वजह से आपको DC आउटपुट जो है वो हासिल हुआ। फिर जब आप दोनों बातों को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर आप बोलेंगे कि दोनों हालतों में, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर भी और निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर भी आपको दोनों मर्तबा आपको DC आउटपुट मिला है। मतलब ये कि ये एक ऐसा सर्किट है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई कर सकता है।
देखिए इसका जो वेव फॉर्म है वो बहुत आसानी के साथ उस चीज़ को हम वेव फॉर्म को देखकर समझ सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ इनपुट है, यहाँ पर D1 का आउटपुट है, यहाँ पर D2 का आउटपुट है और यहाँ पर टोटल है। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो इनपुट का पहला हिस्सा पॉजिटिव, दूसरा हिस्सा नेगेटिव, तीसरा हिस्सा पॉजिटिव, चौथा हिस्सा नेगेटिव है। इसमें एक ख़ास बात देखिए क्या हुआ, जब पहला हिस्सा पॉजिटिव था उस वक्त डायोड D1 जो है वो शुरू हुआ था, वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया था और उसने पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वोल्टेज दिया था। लेकिन उस दौरान D1 जो है नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान उसने कुछ नहीं दिया। उसी तरह से उस टाइम पर D2 जो है उसने भी कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ हमको नहीं मिली है। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो इसके अंदर कि यहाँ आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आप देखो कि सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर क्या हुआ। नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर D1 जो है उसने कुछ नहीं दिया है, लेकिन D2 जो है उसने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। ओके, फिर इसके बाद जब हम तीसरे हाफ साइकिल की बात करेंगे तो फिर वापस D1 जो है उसने कंडक्ट हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज दिया, जबकि D2 ने कुछ नहीं दिया था। जब हम चौथे हाफ साइकिल की बात करेंगे तो उस टाइम पर नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर D2 ने पॉजिटिव वोल्टेज दिया और D1 ने कुछ नहीं दिया। ओके, लेकिन ख़ास बात ये हो रही है कि अगर आप गौर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हुआ ये है कि इनपुट पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बदलता गया, लेकिन एक बार D1 की वजह से आउटपुट मिला, एक बार D2 की वजह से आउटपुट मिला। नतीजा ये हुआ कि हर बार आपको आउटपुट जो मिला वो पॉजिटिव मिला। ओके, तो आउटपुट के अंदर आप देखेंगे कि पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव मिला और नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव। इसीलिए ये जो आला है ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ओके, तो इसे हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म या उसका मौजी खाका। इस तरीके से हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो दोनों की स्टडी कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर बस इतने ही पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले थे। यानी आज हमने रेक्टिफायर सर्किट्स जो है वो हमने देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स जो हैं जो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे रिपल फैक्टर और फिर इनके आपस के मवाजना, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का आपस का मवाजना वगैरह वगैरह, वो तमाम जो बातें हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ें जो है वो नोट डाउन कर लो और उनकी स्टडी जो है वो आप करते रहिए। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।